नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। और दूसरी बात है कि सबसे पहले मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हो पा रहा हूँ। उसके बहुत जेन्युइन कारण ये है कि मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार बीमार था। बहुत सारे लोगों को ये सब जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ लोग जो पेड कोर्सेस में थे वो मुझसे जुड़े रहे और लगातार बात होती रही। आप सबसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई, और एक मेंटर के रूप में जो भूमिका होती है उससे मैं काफ़ी दूर हो गया। और सच में ये बहुत दुखद होता है। दुखद केवल आपके लिए नहीं होता है, मेरे लिए भी उतना ही दुखद होता है। तो ये सच में बहुत परेशानी भरे दिन रहे, बहुत समस्या भरे दिन रहे। और कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने नियमित मेरा हाल-चाल लिया, मेरे बारे में पूछा, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। दूसरे दिनों, पिछले दिनों एक और भी बड़ी समस्या ये हुई, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और अंतिम तौर पर मेरा चयन नहीं हुआ। ख़ैर, फिर जब आप बहुत परेशान होते हैं तो फिर अपने जड़ों में जाते हैं, और जड़ों में जब आप पहुँचते हैं तो मुझे अक्सर एक वो चौपाई है, बड़ी अच्छी एक दोहा है तुलसीदास जी का रामचरितमानस में। अक्सर मैं कहीं पे वॉल पे लिख के टांग भी लेता हूँ, और वो इतना अच्छा दोहा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक वाकया है जिसमें प्रभु श्री राम अपने भरत को समझाते हुए बोलते हैं कि सुनहु भरत होनी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। मुनिनाथ मतलब श्री राम भगवान स्वयं। सुनहु भरत होनी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। कहने का मतलब है, भरत को समझाते हुए बोलते हैं कि देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है जीवन। और जीवन, उसी जीवन में जैसे लाभ है या हानि है, और जीवन है या मरण है, आपका यश होगा या आपका अपयश होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो विधाता के हाथ में हैं। वो विधाता के हाथ में है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जो अपने बस की चीजें हैं, कई बार हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो केवल जो अपने बस की चीजें हैं, जो अपने बस में है, जो जो आप कर सकते हैं, जो आपकी सीमा है, क्या आप उसमें जो कर सकते हैं बस उतना ही कर सकते हैं। बाकी अन्यत्र जो चीजें हैं वो छोड़ देनी चाहिए विधाता के हाथ में, या जो भी आपका आराध्य हो, या फिर आप हो सकता है एग्नोस्टिक हो, एथिस्ट हो, तो अगर उस पे है तो उसको अपनी और अन्य चीजों पे छोड़ देना चाहिए। बस हर चीज में बहुत पछताने की जरूरत नहीं है। खैर, जो हो गया सो हो गया। खैर, अब चूंकि मैं इस सीरीज में आ गया हूं दोबारा से, फिर से, तो अभी मेरा ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है जो 1976 में आपको इंदिरा गांधी जी ने दिया 42 अमेंडमेंट में। खैर, मेरा ये मौलिक कर्तव्य आज से ये है कि मैं इस बुक को बहुत जल्दी खत्म करूँ। देखिए, एनुअल एक बुक आई है घटनासार की, जिसमें पिछले जनवरी फरवरी 2023 से लेकर 2024 तक फरवरी तक इसको कंप्लीट किया गया है। अच्छी बुक है। दो इसका जो 50% पार्ट है, जो हाफ ईयरली वाली आई थी, उसमें मैं उसको कंप्लीट कर चुका था। राइट। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये आइडिया होगा। खैर, अब प्रोग्राम क्या चलेगा? प्रोग्राम ये चलेगा कि इस बुक को, जो करंट अफेयर्स की है, इस बुक को 100% खत्म कर दूंगा मैं बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा पोर्शन वही है जो मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद प्लस जो मैंने आपको क्रॉनिकल कराई थी, जो लोग साथ में जुड़े थे उनको आइडिया है, जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फायदा मिलेगा इंडियन पॉलिटी से लेके और भी सारे बहुत हिस्से तक। और खैर, अभी मैं इस पे आता हूं, तो इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आती है। ये बुक मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ स्टेट के लिए। और एक चीज मैं और भी बताऊं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे टेस्ट सीरीज वाले प्रोग्राम में, कुछ 32 या 33 लोग थे, उन उन लोगों ने जो भी हम लोगों के साथ में किया है, मैं उनसे एक दरखास्त और करूंगा कि ये वाली जो इसमें सीरीज चला रहा हूँ इसको मैं जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। ये आप में एक पॉजिटिव चीज एडअप करेगा। राइट। और क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, जैसे प्रभाकर दीक्षित जी हैं, या आपके मनोज कुमार वर्मा जी प्रतापगढ़ से हैं, उनसे मेरी आज बात हुई। गार्गी जी हैं, एक गार्गी, दो लोग हैं, एक लोग गार्गी शाक्य हैं, उनसे मेरी बात हुई। बहुत सारे लोग हैं, तो इनसे लगातार मेरी बात हुई जो लोग उस प्रोग्राम में ऐड थे। जो तो मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि आप इस चीज को, इस सीरीज को लगातार देख लें, जरूर जरूर जरूर, 100%। इसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करें। खैर, मैं विषय सूची पे आ जाता हूँ। बहुत ही छोटी बुक है ये, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर्स है। 191 वेटेज के आधार से मैं बताऊंगा, जो लोग पिछले जुड़े रहे हैं उनको आइडिया है कि कैसे पढ़ाने का तरीका है।
तो खैर इस पे मैं आ जाता हूँ। इसमें अद्यतन सार है जो वन लाइनर होता है, इसके बाद नेशनल इशूज हैं, इंटरनेशनल है, आर्थिक है, उत्तर प्रदेश विशेष है, समसामयिक वार्षिक जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान और डिफेंस से लेके बहुत सारी इसमें चीजें ऐसे करके इसमें दिया गया। मेरा इसमें तरीका ये होगा, या फिर मैं ऐसे स्टार्ट करूं, एक एक पॉइंट ये पढ़ना, इससे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जब मैं थियरी पोर्शन में जब कंप्लीट कर रहा हूं इस बुक का, तो इसमें ये वाला पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी थियरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में ये जो पॉइंट वाइज है इसको मैं एक बार जरूर मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, और जितनी एडिशनल चीजें होती हैं वो मेरी आदत है आपको बताना, तो वो मैं बताते हुए आपको चलूंगा। एनीवेज, तो अब मैं आ जाता हूँ पेज नंबर 27 पे, सॉरी 27 पे। और अगर किसी ने अगर घटना सार नहीं ली है तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप घटना सार जरूर ले लें, राइट। ये या फिर आपको कमीशन का एग्जाम देना हो, यूपीपीसीएस देना हो, आरओ देना हो, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। चलिए खैर, अब मैं इस पॉइंट पे जब आ गया हूं तो मैं बात करता हूं रायसीना डायलॉग की। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, आज मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, एक आध पॉइंट मैं इसमें कवर करूंगा, इसके बाद में मैं फिर से इसको सही से स्टार्ट करूंगा। और इसके साथ में बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे पीटी के लिए जो स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल टॉपिक्स, जैसे 500 स्पेशल टॉपिक्स हैं, मैंने वो लिस्ट मैंने ऑलरेडी दे रखी थी टेस्ट सीरीज वालों को, उनको मैं एक बार फिर से कवर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, जैसे मनोज कुमार वर्मा जी ने मुझसे कहा कि जो करंट अफेयर्स था उससे उनको बहुत फायदा मिला, और भी लोग थे उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत फायदा मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 140 से प्लस ठीक किए हैं, आरओ जो कैंसिल हो गया, ठीक है, उसमें किए, ठीक। और यही हाल रहेगा। आप हो सकता है कि 110 से प्लस अच्छा करें जो लोग थे वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। एनीवेज, दिसंबर का जून का वेट नहीं करना, अभी इस पे आ जाना है। रायसीना डायलॉग 2024। अब ये रायसीना डायलॉग कहाँ से आया? पहली बात तो ये देखिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपना एक डायलॉग करते हैं। डायलॉग का मतलब सम्मेलन एक करते हैं, और उस सम्मेलन में ये होता है कि दुनिया भर से लोग आते हैं उनके पास में, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लोग आते हैं और सिविल सोसाइटीज के भी लोग आते हैं, और वहां पे बैठ के वो दुनिया की जो चिंताएं हैं उन पे बात करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो, या फिर वो इंटरनेशनल जो समीकरण बन रहे हैं उनकी बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, डिफेंस की बात हो, या फिर परिवहन की बात हो, किसी भी स्तर से, समझे, तो उस पर ये लोग बात करते हैं। तो देखिए, बहुत सबसे पहले ये जो बात शुरू होनी स्टार्ट हुई, तो ये जर्मनी में म्यूनिक शहर है, म्यूनिक से ये कॉन्फ्रेंस एक स्टार्ट हुई थी, जिसको बोलते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये 1963 की बात है, राइट। 1963 में ऐसे ही आपने रायसीना डायलॉग कहां से लिया गया ये आपने देखा होगा, तो ये एक सांग्रीला डायलॉग है, ठीक, सांग्रीला डायलॉग। तो सांग्रीला जो डायलॉग है वो चालू हुआ था 2002 में। अब इसमें होता क्या, सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होता है, इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं और चिंता अपनी व्यक्त करते हैं और समीकरण बनाते हैं कि कैसे दुनिया सही से चले, ठीक, जियो पॉलिटिकल मसला हो या जियो इकोनॉमिकल मसला हो उस पर। तो 2016 में भारत सरकार को ऐसा लगा कि एक क्यों ना भारत सरकार भी ऐसा ही डायलॉग करे, क्योंकि उसमें भारत की स्थिति भी, सॉफ्ट पावर भी, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, अपना नजरिया देखने का और दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका एक डेवलप होता है। तो 2016 में रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया गया। रायसीना डायलॉग, ये रायसीना कहां से वर्ड आया, तो आप याद रखेंगे, दिल्ली में जो एरिया है जिसपे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसपे चल रहा है, ठीक, और ये सारा जो एरिया है ये रायसीना हिल्स है। इसका नाम हिल है क्योंकि वहां पे जो पहाड़ी है, अब तो देखने में नजर नहीं आती, बट अगर मतलब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये जो रायसीना हिल्स है वहां पे ये सारी चीजें बनी हुई हैं, इसलिए ये नाम आया रायसीना डायलॉग। अब ये सबसे बड़ी बात है कि रायसीना डायलॉग है क्या, तो इंडिया की तरफ से ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर प्रमुख सम्मेलन है, यानी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल सम्मेलन है। 2016 से ये सम्मेलन शुरू हुआ और इस साल था इसका 9वां संस्करण, इसको बोल्ड कर लेना अपनी बुक में, ठीक। कब से कब तक हुआ, तो 21 से 23 फरवरी के बीच में हुआ। कुल लगभग 115 देशों से ज्यादा लोगों से ज्यादा लगभग देश के लोग आए, जिसमें 2500 लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में। और एक सम्मेलन होता है, किस पे होता है, जियो पॉलिटिक्स
जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, ठीक, इस पे एक सम्मेलन होता है, राइट। अब इसको करता कौन है, तो आप हमेशा याद रखेंगे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, प्लस एक है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट है, इसका भारत सरकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक, याद रखना इसको, हो सकता है इसके बारे में पूछ दिया जाए, राइट। तो ये दोनों मिलकर कराती हैं और 2024 का जो केंद्रीय विषय था, जो थीम थी इसकी, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, राइट। इस चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, 9वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से स्टार्ट हुआ, 2016 से, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब देखिए इसमें एक अतिथि था, अतिथि जो होते हैं उनको बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट जिनको बोलेंगे उनको बुलाया जाता है, और उन चीफ गेस्ट में इस बार ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब आए, क्वारिकोस मित्सोटाकिस, ठीक, क्वारिकोस मित्सोटाकिस, ये नाम याद रखना, ये साहब आए और बहुत सारी इनमें बहुत सारी बातें हुई, ठीक, और इनमें जो क्योंकि 10 वर्ष पूरे कर रहे हैं डायलॉग को, 10 वर्ष में प्रवेश करने के पर ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रायसीना क्रॉनिकल्स इंडियाज ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर्स, ये एक शीर्षक से एक प्रकाशन, एक बुकलेट जारी की, ठीक। बहुत सारे इसमें बहुत सारी बातें हुई, जैसे ट्रैक फ्रंटियर्स की बातें हैं, युद्ध के समय शांति की बातें हैं, युद्ध शांति की बातें, उपनिवेशवाद से मुक्ति, बहुपक्षवाद की बातें हैं, 2023 के बाद का एजेंडा, ऐसे करके कुछ 6 चीजें हैं, इन पे सारी मुद्दों पे बात हुई, एक बार आप इनको पढ़ के देख लें। दूसरी चीज है इंडिया का यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव था वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इससे पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगा। पर्सपेक्टिव ऐसा था कि इंडिया इसमें यह दिखाना चाह रहा था सारे पक्षों से बात करके, जैसे इंडिया जो है एक विश्व मित्र है, एक फ्रेंड्स है, पूरे वर्ल्ड का एक फ्रेंड है, और इसका और जो मेन मुद्दा था इस बार का, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी बात G20 में की गई थी, याद है मैंने आपको आईमैक के बारे में बताया था, तो वही आईमैक है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई और रीजनल सिक्योरिटी की बात हुई, जियोपॉलिटिक्स की बात हुई, चाइना का जो एग्रेशन चल रहा है उस पर बहुत सारी बातें हुई और रसिया यूक्रेन पे भी बात हुई है। यहाँ पे यूक्रेन से जो लोग आए थे, बाल्टिक कंट्रीज के आसपास के लोग, उन्होंने ये कहा कि इंडिया को जो शांति समझौता है यूक्रेन और रशिया का, इसमें बीच में पहल करनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। तो यही सारी बातें हैं और बहुत कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है, तो इसमें जरूर आप पढ़ लें, ठीक। इसमें क्या होते हैं, जो डायलॉग होते हैं उसमें हर देश के कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, स्थानीय अधिकारी भी आते हैं, और निजी क्षेत्र, मीडिया, शिक्षा जगत आदि के सारे लोग आते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है उपग्रह इनसैट। अब देखिए जो मैंने आपसे बात कही थी, जो ये रायसीना डायलॉग है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया थॉरली। अब इसमें जो पहला पॉइंट था हम लोगों का ना, जो हम लोगों ने देखा था कि वो जो पॉइंट वाइज जो सबसे पहले चीजें लिखी हुई थी, इसमें सबसे पहला पॉइंट कवर हो गया। एक चीज इसमें हजारों और भी, मतलब बहुत सारे ऑफकोर्स बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए, राइट। तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। अब जैसे मैंने बताया था आपको रायसीना डायलॉग, यहाँ पे रायसीना नाम कहाँ से आया, ठीक, ऐसे ही जो सांग्रीला डायलॉग जो होता है सिंगापुर में 2002 से, वो क्यों सांग्रीला डायलॉग उसका नाम आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो 2002 में सांग्रीला, एक होटल है सांग्रीला, वहां पे ये हेल्ड की गई थी, वहां पे बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया सांग्रीला डायलॉग, राइट। तो ऐसे ही इसका नाम पड़ गया क्या, रायसीना डायलॉग, ठीक। चलिए इतनी चीजें आप याद रखेंगे, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे मैं आता हूं, उपग्रह इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण। अब देखिए इनसेट, इसमें बहुत एक अच्छी मैं बात आपको बताता हूं, इस टॉपिक में, ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा था फरवरी का ही है हालांकि ये, ठीक, 17 फरवरी को प्रक्षेपित किया गया था। तो न्यूज में जब ये आया था तो सबसे ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुई थी, इनसेट 3DS की, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। चर्चा एक वहां पे वर्ड एक बहुत अच्छा निकल के आया, उसका नाम था नॉटी बॉय। अब आप पूछेंगे ये नॉटी बॉय क्या बवाल है, ये क्या परेशानी है, तो देखिए नॉटी बॉय बोला गया, ये जो इनसेट 3DS का जो प्रक्षेपण किया गया, जो लॉन्च किया गया, जिससे लॉन्च किया गया वो था GSLV F14, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा है GSLV F14। अब आपको पता है इंडिया के पास में कौन कौन से हैं, GSLV, PSLV, LVM3, जिसको बोलते हैं GSLV Mark 3, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, थॉरली समझे बहुत अच्छे से, जब चंद्रयान मैंने डिस्कस किया था तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। तो जो GSLV है, एक रॉकेट होता है, रॉकेट से जब लॉन्च किया जाता है, जो रॉकेट होता है उसका नाम है GSLV, यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। मैं इस पे लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम है GSLV, ठीक, जियो
जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। और ऐसे ही एक होता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। और ऐसे ही आपने एक बाहुबली नाम सुना होगा, जीएसएलवी मार्क 3, ओके, राइट। अब ये जीएसएलवी जो मार्क 3 है, इसको ही नया नाम दे दिया गया था LVM3, राइट। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। तो जीएसएलवी है। अब देखिए इसको, सबसे मैं टेक्निकल बात आपको बता दूं, इसको जीएसएलवी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉटी बॉय। नॉटी बॉय क्यों बोला जाता है, अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी दरअसल ये है, जब 1980 का एंड होने आ रहा था, 1980 का जो दशक चल रहा है, उस 1980 के दशक में इंडिया बार बार डिमांड कर रहा है रशिया से, यानी उस समय के यूएसएसआर से, और बोल ये रहा है कि उसको क्रायोजेनिक इंजन दे दिया जाए, ठीक। अब इस पे विरोध कर रहा है यूएसए जब विरोध करते हुए बोलता है कि इंडिया जो है MTCR, ठीक। अब MTCR क्या बवाल है, MTCR, ठीक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल समथिंग है, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रिजीम होती है, समथिंग ऐसा है कुछ, उसमें इंडिया शामिल नहीं था, तो इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल सकता है, ठीक। अब हुआ क्या, रशिया, क्योंकि उस समय यूएसएसआर इंडिया का अच्छा एलाइज था, और तो वो करता क्या है कि अपने रॉकेट देता है इंडिया को, अपने रॉकेट दे दिए। अब टेक्नोलॉजी नहीं दी, लेकिन तो हुआ क्या, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की इंडिया ने, और उसने अपना खुद का क्रायोजेनिक रॉकेट बनाया, ठीक। अब क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमारे पास में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें भी आई बनाने में। और जो क्रायोजेनिक जो रॉकेट होता है, उसमें जो उसमें जो प्रोपेलेंट होता है ना, जिसमें आग लगाई जाती है, वो लिक्विफाइड, याद रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, लिक्विफाइड हाइड्रोजन और लिक्विफाइड क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक। यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इसको माइनस, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन है वो -240 से लेकर 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विफाइड होती है, जबकि ऑक्सीजन है तो उसको शायद 150 के आसपास करता है, या 90 या 100 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, हाइड्रोजन का मुझे पता है। तो इस पे इनको किया जाता है। अब होता क्या है ना, कि जब बर्न किया जाता है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत सारा होता है, और उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि जब ये जो नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोजन की, वो है गैसियस फॉर्म, उसमें से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट जब लिक्विफाइड होती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये इसकी जो फेलियर्स जो थे जीएसएलवी के, वो फेलियर्स बहुत ज्यादा थे, तो इसको साइंटिस्टों ने एक नाम दे दिया जीएसएलवी को। क्या नाम दिया, तो वो नाम दिया था नॉटी बॉय। अब सोमनाथ जो है, सोमनाथ साहब, इसरो के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इसको नाम नया दे दिया, मैच्योर बॉय जीएसएलवी, राइट, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, तो ये तो खैर मैंने इसकी बात बता दी। अब जो मोटी मोटी जो बात हो रही है, इसकी किसकी बात हो रही है, इनसेट 3DS, ये क्या है, ये एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट किस काम के लिए है, तो वेदर जो फोरकास्टिंग होती है, मौसम का पूर्वानुमान, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, और इसको फंड भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। अब इससे पहला हुआ क्या है, इससे पहले हुआ था कि ये तीसरा सैटेलाइट है इस श्रेणी का। अब इसको लॉन्च किया है इसरो ने, इसरो और IMD, ठीक, दोनों ने मिलकर। और इससे पहले 2016 में जब आप जाएंगे, तो इनसेट 3D, एक आप नाम याद रखेंगे, इनसेट 3D, राइट, इनसेट 3D को लॉन्च किया गया था, और उसके बाद इनसेट 3DR को लॉन्च किया था, और 2024 आ गया है तो इसको 3DS को लॉन्च किया गया था। ये सीरीज आप याद रखना, राइट, ठीक, कब कब ये लॉन्च किए गए, तो बस मौसम पूर्वानुमान के लिए है, और इसमें ये नजर रखेगा आपका नेविगेशन के लिए नहीं नजर रखेगा, मतलब जैसे ये आपका जो पहाड़ी हैं उन पर नजर रखेगा, मौसम फोरकास्टिंग करेगा, मान लीजिए कहीं से अगर चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो उसकी सारी बातें आपको बता देगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के ये बस यही सब मोटी मोटी चीजें थी, और इसमें बहुत ऐसा कुछ है नहीं, और आप पढ़ लेंगे इसको बहुत आराम से। मौसम से, पर्यावरण मौसम से जुड़ी जानकारी इसमें बताएगा। 19 चैनल, साउंडर, डाटा रिले, ट्रांसपॉन्डर लगा है, खोज और बचाव के अभियान के लिए पेलोड शामिल है। अब जीएसएलवी जो 14 है, F14 की ये 17वीं उड़ान थी। इस साल इसरो का दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से क्या है, एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था, राइट। एक्सपोसैट का नाम आप शायद पढ़ चुके हैं पहले। इसका वेट की बात कर लो तो ये 2274
kg का वेट है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स के आसपास का है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 में इनसेट 3DR और 2013 में इनसेट 3D, आप ये याद रखेंगे। 2013 में, उससे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। 2013 में इनसेट 3D लॉन्च किया गया था, 2016 में इनसेट 3DR लॉन्च किया गया। ठीक, अब जैसे प्रक्षेप जो रॉकेट है GSLV F-14, इसकी लेंथ सब लिखी है, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आज मैं बहुत कम रखूंगा, फिर भी बहुत सारी बातें हो गई आपसे, और क्योंकि बहुत दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं भी अंदर से बहुत परेशानी होती है मुझे भी एक मेंटर के रूप में। आप सबसे बहुत दूर रहा, क्योंकि एक आदत हो जाती है, जब लोग बात करने लगते हैं तो उसकी आदत होती है। इन सब चीज़ों से दूर रहना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब आप सबसे इंटरेक्ट होते हैं, आप सबसे बातें होती हैं। खैर, अब मैं इसके साथ में देखिए, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है, रिव्यू ऑफिसर भी आ जाएगा उसके बाद में, तो एक 2024 की आर्थिकी घटना सार की आई है, बहुत पतली वाली।